हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई। और देखिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और हम आज इसके पार्ट 2 की बात करेंगे बेसिकली, जिसमें कुछ केस लॉज भी हैं जो आपके इंपॉर्टेंट 3-4 केस लॉज हैं। उसके 2 केस लॉज के यहाँ पे बात करेंगे। एक केस लॉ हम अपन जब क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करेंगे तो उसके पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे बेसिकली, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता फिर। ठीक है, तो आपको सिविल लाइबिलिटीज़ में क्या पढ़ना है वो हम अभी बताएंगे, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। और इसके अलावा भी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो एक यूनाइटेड नेशन कमीशन और जो आपको इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पे है, जो यूनिक ट्रल बोलते हैं जिसको, उसके बारे में भी बात करेंगे। वो जो सेकेंड यूनिट में बात करनी है बेसिकली। तो जब हम पूरी आईटी पढ़ा दूंगा ना मैं आपको, तो बीच में एक यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें बहुत ज़्यादा वो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे सिविल लायबिलिटीज़ की इस वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करेंगे, फिर इंटरमीडिएट लायबिलिटी की बात करेंगे। तो इस तरीके से यूनिट बाय यूनिट हम इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें टाइम लैप्स नहीं करते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड लोगों को बोलिए अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि 86% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं वो 86% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि जब बीपीएससी का वीडियो मैंने बनाया था तो बहुत सारे व्यूज़ आए थे, पर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे। तो दैट इज़ नॉट गुड यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपकी सिलेबस में जो दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल जो टिपिकल आपके पॉइंट्स की चीज़ें इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, साइबर टॉर्ट्स की बात हो, टॉर्ट्स आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, सिविल रॉन्ग्स जिसको बोलते हैं। तो साइबर क्राइम्स की जब हम बात करते हैं या फिर जब आईटी एक्ट की बात करते हैं, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की प्रैक्टिसेस हैं, साइबर क्राइम्स हैं, साइबर बुलिंग्स है, फिर पूरा का पूरा जो पूरा सेटअप है, उसके बीच में किस तरीके से एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किस तरीके का क्राइम होता है तो सिविल क्राइम्स है या क्रिमिनल क्राइम्स है, या कैसे उसको डील करेंगे, किसकी लायबिलिटी होगी। तो ये यूनिट उसी के ऊपर डिस्कस करता है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, 2 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ तो ये पढ़ना है कि जो आईटी एक्ट के अंदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की हम बात करेंगे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो दिया हुआ है आईटी एक्ट में, उसके बारे में बात करेंगे कि अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको कैसे हम ख़त्म करेंगे। क्या हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएंगे सबसे पहले, फिर अगर वहाँ से हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। फिर आपको पता है ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट्स नहीं इशू कर सकते हैं, सेक्शन 61 कहता है आईटी एक्ट का। तो उसके बाद हम सिविल कोर्ट में नहीं जाकर बल्कि कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट्स में जाएंगे। फिर उसके अलावा आपको पता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव आपने पढ़ा होगा तो आप सब ट्राइब्यूनल्स के बारे में जानते होंगे। ये चीज़ हम पढ़ेंगे। पर डिस्प्यूट कैसा डिस्प्यूट, मतलब किस तरीके का डिस्प्यूट उठता कब है, किस तरीके का डिस्प्यूट अराइज होगा, वो हम सेक्शन 43 में बात करेंगे। ये जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो आपके सेक्शन 46 और सेक्शन 57 में दिया हुआ आईटी एक्ट के, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें कब उठेंगी, जब सेक्शन 43 का वायलेशन होता है। तो सेक्शन 43 को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनेशन है उसके बारे में जान लेंगे। तो सेक्शन 43 में क्या होता है कि डैमेज होता है आपके कंप्यूटर का, आपके कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर नेटवर्क का, अगर सेक्शन 43 के अंदर। तो आप डिस्प्यूट अगर अराइज हो रही है तो सेक्शन 46 और सेक्शन 57 के अंदर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और अपीलेट ट्राइब्यूनल का यूज करके आप अपने डिस्प्यूट को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। कुछ केसेज हैं, जैसे विनोद कौशिक वर्सेस माधविका कौशिक जोशी का केस है, वो पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, इसके पहले हम पढ़ेंगे आपको जो संजय धांधे वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक और बड़ोदरा का जो वोडाफोन का जो केस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता क्या होना चाहिए कि डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन है वो आपके सेक्शन 46 और सेक्शन 57 में दिया हुआ है। सेक्शन 46 एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सेक्शन 57 अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसके बाद आपको पता है हाई कोर्ट्स वगैरह का। फिर अगर ये डिस्प्यूट उठता कब है, जैसे मैंने बोला डैमेज, तो डैमेज किसके अंदर हो रहा है, सेक्शन 43 के अंदर। ठीक है, तो केसेस के बारे में पढ़ लेंगे। एक केस आपका रह जाएगा, वो केस इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो है आपका जो क्या नाम है, चंदर कलानी वर्सेस एसबीआई बैंक का जो केस है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम क्रिमिनल लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 43 को समझना। पर सेक्शन 43 को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैकेनिज्म काम कैसे करता है। ठीक है, उसके बारे में सेक्शन 46 समझ जानना पड़ेगा। और जो डिस्प्यूट, जैसे कि सबसे पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अंडर आईटी एक्ट, जिसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सेक्शन 46, अपीलेट ट्राइब्यूनल सेक्शन 57, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें आईटी एक्ट जब बनी थी 2000 में, बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया 2008 में, फिर उसके बाद 2009 में भी बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड करी गई। तो हुआ क्या था कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स का जो फंक्शनिंग था वो इंडिया में बहुत अच्छा नहीं था। मतलब गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स कर तो रही थी अपॉइंट, पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो रोल था वो बहुत हद तक डिजॉल्व हो जा रहा था, मतलब बहुत अच्छा काम कर नहीं पा रहे थे। और इसके बाद अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में जा भी रहे थे, साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में, तो ट्राइब्यूनल्स तो फंक्शन ही नहीं करते इंडिया में ढंग से।
साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स इंडिया में सबसे कम फंक्शनिंग है। आपको दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में बहुत कम मिलेंगे। मुंबई में तो मिल भी जाएगा, दूसरे स्टेट्स, दूसरे रीजन्स में तो मिलते भी नहीं है साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बड़े बड़े अगर बिजनेसमैन है, बड़े बड़े डैमेजेस को छोड़ दिए, बिग डैमेजेस इन द सेंस जिसका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो छोटे जैसे डैमेजेस हो गए, अगर कुछ फ्रॉड्स होता है, जैसे जाम तारा आपने देखी होगी वेब सीरीज अगर, तो इतने सारे साइबर वहाँ से फ्रॉड्स हो रहे थे, इतने सारे अगर फिशिंग अटैक्स हो रहा था, तो कौन इसके बारे में कंप्लेन करता है? बहुत कम लोग कंप्लेन करते हैं, सब अपना बैड लक मानकर छोड़ देते हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में जाते ही नहीं है। अगर किसी ने आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करा, किसी ने आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसा बग डाल दिया, वायरस डाल दिया, स्पैम करा, तो आप इसके बारे में कंप्लेन करते ही नहीं हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इट वॉज योर फॉल्ट। तो थोड़ा इसकी वजह से भी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स का रोल काफ़ी हद तक कम गया है। पर ये चीज़ आपको कंपटीशन वाले केस में नहीं मिलेगा, वहाँ सीसीआई का रोल बहुत अच्छा है, ठीक है, पर ये अपीलेट ट्राइब्यूनल्स का रोल थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया है इंडिया में। तो हम बात करेंगे सेक्शन 46 क्या कहता है, पावर टू एडजुडिकेट, कैसे एडजुडिकेट करने की बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सिंपली कहता है कि अगर किसी भी तरीके की पेनल्टी है, कंपनसेशन की अगर हम बात करेंगे, अगर किसी के साथ गलत हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3 अपॉइंट करती है किसी भी ऑफिसर को जो किसके बिलो नहीं होगा, डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एलो में रीजन कवर किया हुआ है, एलो हाईलाइट किया हुआ, उसको पढ़िएगा ध्यान से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन, एक व्यक्ति हो सकता है, अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके का कोई इक्विवेलेंट ऑफिसर हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का, एज अ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर एनी क्राइम। किस तरीके का ऑफेंस हुआ था उसके लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को हमने अपॉइंट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब क्या होता है, 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर केस है कि फ्रॉड हुआ है, कुछ ऐसा क्राइम से रिलेटेड है, तो उसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन है वो नहीं होता है। मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा की बात करेंगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगा। हाँ, उसके अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का कुछ ऐसा हो रहा है तो कंपिटेंट कोर्ट में चली जाती है वो केस, वो तो डायरेक्ट कोर्ट में चला जाएगा, ना कि अपीलेट मतलब ये जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो उसके साथ डील नहीं करता है। ये पहला कहता है। सेकेंड क्लाउज क्या कहता है इसका, कि दैट आपका जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की हम बात करेंगे, जो आपको एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, चाहे आप जो भी हैं, चाहे आप कंप्लेनेंट हैं, रिस्पोंडेंट हैं, आपको एक टाइम दिया जाएगा। आप अपने आप को वहाँ पर जाकर क्या करिए, और बताइए कि ये केसेस था, इस वजह से हमने ये करा। अगर किसी, जैसे हम माधविका जोशी वाला जब केस पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि क्यों बेसिकली रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपने पढ़ा होगा। फिर आगे कहता है कि कोई भी नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अनलेस उसके पास एक्सपीरियंस हो आईटी का, या फिर लीगल एक्सपीरियंस हो, जुडिशियल एक्सपीरियंस हो। ये आप सबको पता है कि देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो किसको अपॉइंट कर दोगे आप, बेसिकली, है ना। फिर आगे कहता है कि जब एक से ज़्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं तो आपको मैटर और प्लेस बताना पड़ेगा कि किसके साथ, पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है, रूल्स है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो बताना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप किस तरीके से मैटर को डील करेंगे, ठीक है। आगे कहता है कि जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होंगे वो उनके पास पावर होगा एक सिविल कोर्ट का, इसीलिए तो सिविल कोर्ट में नहीं जाता वापस केस। सेक्शन 61 ऑफ आईटी एक्ट वो तो कहता है कि सिविल कोर्ट तो ऑलरेडी वो है जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलोअर हो रहा है। उसके बाद अपीलेट ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट जाएगा, सेक्शन 58, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 57, सेक्शन 58 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चीज़ें समझिए आप कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे चलेंगे। आगे कहता है कि जो भी ऑल प्रोसीडिंग्स होगा वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा विद इन द मीनिंग ऑफ कौन सा, सेक्शन 193 या 228 ऑफ आईपीसी। आपको सबको पता है आईपीसी के सेक्शंस के बारे में। एंड उसके अलावा फिर आपका सिविल सीआरपीसी और ऑर्डर जो 21 है आईपीसी का, सॉरी सीपीसी का, उसको फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज व्हाट लाइक, अगर लोक अदालत वगैरह का कॉन्सेप्ट आप जानते होगे तो एक तरीके से वहीं पे सेटलमेंट की बात करेंगे या फिर कंपनसेशन की बात करेंगे। अगर वहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में जाओगे आप, ठीक है। अब बताओ, जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट कर दिया गया तो कौन कौन से फैक्टर्स को वो माइंड में रखेगा। जब हम बात करेंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट्स को तो कौन कौन से फैक्टर्स को वो माइंड में रखेगा। कुछ फैक्टर सेक्शन 47 में दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर किसी ने अनफेयर एडवांटेज करा है तो कितना करा है, उसका गेन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी के चैट्स को पढ़ा, व्हाट्सएप चैट्स को पढ़ा, तो उससे मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर मैंने उस चैट को लीक कर दिया या फिर किसी ने मुझे थ्रेट में डाल रखा था, अंदर थ्रेट, और मैंने उसको अगर मतलब क्या नाम दिया, वो चैट्स दे दिए, तो उसने मेरे किसी रिलेटिव को छोड़ दिया, ठीक है। एक्सटॉर्शन वगैरह आप जानते होंगे, सेक्शंस पढ़े होंगे आईपीसी में आप। तो ये चीज़ हो गई। या तो ये हो सकता है कि
मतलब मैंने उसके चैट्स पढ़े, फिर मैंने उसको लिख कर दिया एंड आई एम गेटिंग करोड्स ऑफ रुपीज़ फॉर दैट। तो अनफेयर एडवांटेज हुआ, उसका गेन कितना है वो चीज़ बहुत मैटर करता है कि कितना फ़ायदा हुआ आपके अनफेयर एडवांटेजेस का। और जब भी क्वान्टिफाइबल होगा उसका रिजल्ट देखा जाएगा, क्वांटिटी की बात करेंगे तो। उसके अलावा लॉस कितना हुआ है दूसरे का, अगर आपको गेन हो रहा है तो दूसरे को लॉस हुआ होगा, वो भी माइंड में रखा जाएगा। एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, अगर आप बार बार कर रहे हो, फिर इसका अगर रिपीटेटिव नेचर हो रहा है अगर इस कंडक्ट का, तो क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है। ये टोटल का टोटल फैक्टर्स देखे जाते हैं जब भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपना जो पूरा का पूरा केसेज है उसको मैनेज करता है। सेक्शन 48 में फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करी गई है। इसके बाद पूरा अगर नीचे चले जाओगे आप तो आपको सेक्शन 48 के बाद जो पूरा का पूरा जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करेंगे, जो हम आने वाले सेक्शंस में बात करेंगे कभी। आप पर प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा IT एक्ट के कुछ सेक्शंस को, खुद भी पढ़िए, क्योंकि मैं वो सिर्फ आपको वो बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। अगर आपको पूरा केसेस पढ़ना है तो पूरा IT एक्ट आप पढ़िए घुसकर, उसमें PDF को देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा PDF नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं आप। नहीं तो फिर वैसे मैं भी कवर कर ही दूंगा, लास्ट वीडियो आते आते ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस को कवर कर दूंगा। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको सारे सेक्शंस ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा लास्ट आते आते, क्योंकि जितने भी केसेज आएंगे उसमें सब में कोई ना कोई एक्ट ऐसा, कोई ना कोई सेक्शन यूज़ होगा ही होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर कोई केसमेट आप कोई केस पढ़ रहे हो तो उसके पहले के सारे सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब होगी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट। आपको कंपनसेशन दे दिया गया अगर आपने डैमेज को रिकॉग्नाइज किया गया, अपीलेट ट्राइब्यूनल्स मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने आपके बातों को माना और आपको एक तरीके का डैमेज प्रोवाइड हुआ और उसको आपको कंपनसेशन दे दी गया। पर आप खुश नहीं है, चाहे आप कंप्लेनेंट हो या रिस्पॉन्डेंट हो, चाहे दोनों हो, अगर आप खुश नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में। कैसे अपील करेंगे, फिर सेक्शन 57 कहता है कि दैट मे प्रेफर एंड अपील टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल हैविंग जुरिसडिक्शन इन द मैटर, उस जो मैटर में जुरिसडिक्शन होगा उसके पास हम जाएंगे। पर कोई भी जो अपील होगा वो नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई भी पास करा था कंपनसेशन जिसमें आप दोनों की सहमति थी कि ठीक है आई एम ओके विद दैट एंड आई एम ओके विद दैट, एंड वो रिटन में आपके पास लिख के रखा हुआ है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का, क्योंकि जब ये सब जजमेंट्स होते हैं तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करता है, वो लिख कर रख लेता है कि आप दोनों की कंसेंट से साइन हो रहा है, दोनों का सिग्नेचर कर लेगा, फिर आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप दोनों ने साइन कर दिया है, आप दोनों अग्री कर रहे थे, फिर आप नहीं जा सकते बाद में, ठीक है। अब थर्ड कहता है, इसमें जब हम क्लाउजेस की बात करेंगे सब क्लाउजेस की, तो उसमें कहता है कि कोई भी अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज, 45 दिन के अंदर आपको जाना है। जो भी कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोल ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज रिसीव्ड, जिस दिन आपको रिसीवमेंट मिले, आपको रिसीव करा आपने उसके जजमेंट्स को, 45 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जाकर अपील कर सकते हो बाय द पर्सन एग्रीव्ड एंड इट शैल बी इन सच फॉर्म एंड बी एक्कम्पनीड बाय द सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो सब आपको पता है, फीस वगैरह जो भी लगेगा वो लगेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर 45 डेज से ज़्यादा लैप्स हो गया तो क्या कोई कर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स उसको मतलब इशू करेगा या फिर उसको कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के ऊपर कि क्या ऐसे रीजंस थे कि आप 45 दिन के अंदर उस चीज़ को हमारे यहाँ अपील नहीं कर पाए। लेट से कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, कुछ ऐसी बीमारी आ गई, या फिर आप बीमार पड़ गए, या फिर आप आउट ऑफ इंडिया थे, या फिर कुछ ऐसी बहुत सर्टन सर्कमस्टांसेस था जिसमें आप 45 दिन के अंदर फाइल नहीं कर पा रहे थे। खैर अब तो ऑनलाइन हो गई सारी चीज़ें, आप ऑनलाइन भी केसेस को एटलीस्ट फाइल तो कर ही सकते हो कुछ ना कुछ, जिससे कि होता क्या है कि उनको पता होता है कि एनी अनफॉर्चुनेट एडवांटेज में भी आप एडवांसेज में भी आपको पता है कि आपने इसके बारे में बात करी थी 45 दिन के अंदर। और जब भी ऐसा कुछ आ गया तो आप 6 महीने के अंदर ट्राई करता है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल उस चीज़ को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए विद इन 6 मंथ्स। जो भी आपको अपील मिलता है उसके अंदर आप उस चीज़ को, एक अपीलेट ट्राइब्यूनल का ट्राई हमेशा रहता है कि 6 महीने के अंदर जजमेंट सुना दिया जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा सेक्शन 58 में कुछ प्रोसीजर्स एंड पावर्स की बात करी गई कि अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के पास पावर क्या है, प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा, वो क्या ना, वो आप सब पढ़ते हो सिविल कोड्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप डॉक्यूमेंट मंगा सकते हो, डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हो, फिर किसी को आप कंपनसेशन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो सेक्शन 58 में बात करी गई है पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल्स, वो आप देख लीजिएगा, आप खुद पढ़िएगा कि क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ट्राइब्यूनल्स में। यू ऑल नो दैट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ट्राइब्यूनल्स का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, तो आप जानते होंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, इनका प्रोसीजर और मैकेनिज्म क्या होता है। वो सेम चीज़ यहाँ ट्राइब्यूनल्स को फॉलो करना है, कुछ ऐसा मतलब एक्सट्रीम चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ हम समझ में आ गया कि कहाँ कैसे कैसे कंपनसेशन मिलेगा। पर डैमेज क्या होती है, अब डैमेज की बात करें, आखिर आप डिस्प्यूट अराइज हो रही है तो किस तरीके के डैमेज की हम बात कर रहे हैं, ये आपके यूनिट 2 में पढ़ना है। सेक्शन 43 की हम बात करेंगे कि अगर आपका कंप्यूटर जो हम जिसका डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, अगर उसमें किसी तरीके का डैमेज हो रहा है, कैसे होगा, डेटा की चोरी हो गई मान लीजिए, या किसी ने वायरस अटैक कर दिया आपके ऊपर, आपके सिस्टम में,
किसी ने ईमेल की बॉम्बिंग्स कर दी दुनिया भर के, 100 200 500 ईमेल, 1000 ईमेल्स ऐसे आ गए, इनबॉक्स पूरा फिल हो गया, आप अपने ईमेल्स को मतलब फैसिलिटेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ईमेल्स को ही नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, दूसरे एक्सेस कर रहे हैं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो गया आपके सिस्टम में। या फिर क्या हो गया कि आपके सर्विस जो थे आप उसको बेनिफिट नहीं उठा पा रहे, इतना अटैक हो गया आपके ऊपर, बग का अटैक, वायरस का अटैक, जिसको बग को एक कंप्यूटर कंटामिनेंट बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे कंप्यूटर कंटामिनेंट सेक्शन 43 में। और आपके कंप्यूटर सोर्स कोड जो है पूरा का पूरा, आपके आईपी प्रोग्राम्स, आईपी एड्रेसेस, सबको लीक कर दिया गया, मतलब पूरा का पूरा डैमेज कर दिया गया आपके कंप्यूटर सोर्स कोड को, तो आपको डैमेज हो गई। अब इसका बेनिफिट किसी न किसी को मिलेगा। अब आपको कैसे इसका मतलब प्रोसीजर क्या होगा आगे का, वो सेक्शन 46 और सेक्शन 57 में हमने बात करी। पर सेक्शन 43 कहता है कि कुछ डैमेजेस की हम बात करेंगे, जिसका डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। इसमें पेनाल्टीज, कंपनसेशन और एडजुडिकेशन की हम बात करेंगे। चैप्टर 9 कहता है आईटी एक्ट का, 43 कहता है कि अगर आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर कंप्यूटर डेटाबेस में, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी तरीके की डैमेज होती है, तो पेनाल्टी और कंपनसेशन का क्या मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे। तो डैमेज कैसे हो सकता है कि किसी ने आपके कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस कर लिया, अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर लिया, आपने दिया नहीं पर उसने एक्सेस कर लिया। मान लो कोई ऐसा लिंक आया कि अगर इस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको शाम तक 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, एंड यू क्लिक्ड। इंडियन मिडिल सोसाइटी का तो वही प्रॉब्लम है, एंड हु नोज इट बेटर देन मी, मतलब करा हुआ है ये चीज़ मैंने। सो एंड आई एम लिटरली अटैक, आई एम लिटरली अ विक्टिम ऑफ फिशिंग अटैक। तो आपको पता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस का क्या रीज़न हो सकता है। फिर अगर किसी ने आपके कंप्यूटर सिस्टम से डाउनलोड करी आपकी डेटा को, देखिए इन्फॉर्मेशन और डेटा के कॉन्सेप्ट लास्ट में भी बताया था, मैं आज भी बता देता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन डेटा हो सकती है, एक इन्फॉर्मेशन मतलब अगर डेटा है तो उसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और फिर उसको अगर पूरा का पूरा फॉर्मलाइज्ड मैनर में आप सेटअप करते तो कंप्यूटर डेटाबेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया कि 2+2=4, एक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आपको पूरा जैसे एक टॉपिक दिया गया आपको कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर पूरा ऐसे लिखना है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इज व्हाट, इन्फॉर्मेशन हो गई आपको या दिया गया। आपके पास डेटा है 10 तरह का कि यार एक एग्जांपल मुझे याद है, 2 एग्जांपल मुझे याद है, कुछ महात्मा गांधी के और कोट्स हैं, तो आपने क्या कर दिया, डेटाबेस डेटा बना लिया। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक आपने बिल्डिंग बना दी, पूरी की पूरी एसे लिख दी कुछ इन्फॉर्मेशन पे। आप एक इन्फॉर्मेशन पे कुछ डेटा ट्राई करा आपने, डेटा आपके पास दिमाग में आया और पूरा का पूरा एक आपने कंप्यूटर डेटाबेस तैयार कर लिया, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा सिस्टम, एक ईट हो गई। इन्फॉर्मेशन इज लाइक अ ब्रिक। फिर उससे आपने क्या करा, बेस तैयार करा, डोर लेवल, उससे हो गई कंप्यूटर, मतलब हो गया डेटा। उसको पूरा का पूरा घर बना दिया, कंप्यूटर डेटा बेस, ठीक है। फिर पूरा अगर हम बोले तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात। ब्रिक से एक आपने नीचे की दीवार बनाई, फिर एक डोर लेवल बनाया, पूरा का पूरा घर बनाया, तो एक हो गया इन्फॉर्मेशन, एक हो गया डेटा, कंप्यूटर डेटा बेस, जिसके ऊपर पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम आपका क्या करता है, फंक्शन करता है। गॉट इट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आपके एक कंप्यूटर नेट सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से किसी ने क्या करा, डाउनलोड करा या कॉपी करा या एक्सट्रैक्ट करा। एक्सट्रैक्ट एनी डेटा हो सकता है, किसी भी तरीके का डेटा का आपको सिस्टम से क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा, चाहे वो कॉपी के फॉर्मेट में करा या उसको फोटो क्लिक कर लिया आपके सिस्टम से, या फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर लिया। बाय एनी मेथड, इफ समबडी इज अनऑथोराइज्ड हैविंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड एक्सट्रैक्टिंग योर डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर डेटाबेस जो मैंने आपको बोला, या इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, वो सब का सब क्या होगा, एक तरीके से इसमें कवर करी गई डैमेज के रूप में। उसको हम बोलेंगे कि एक तरीके का आपको क्या हुआ, डैमेज हुआ। या फिर कुछ ऐसा करता है, इंट्रोड्यूसेज कुछ ऐसा कंप्यूटर कंटामिनेंट, जो मैंने बग बोला ना, बग और वायरस, देखिए वायरस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बग उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, बिट और बाइट वाली कॉन्सेप्ट हो गई यहाँ पर। तो बग किसी भी तरीके का एक छोटा सा बग आपके सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया है, जो पहले से भी इंस्टॉल्ड होते हैं अब तो कंप्यूटर्स में, सिस्टम्स में पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, या किसी ने किसी के थ्रू किसी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भेज दिया कुछ ऐसा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, वो आपने फॉलो करा, वो कंप्यूटर कंटामिनेंट हो गई। वायरस तो कंप्लीटली मालवेयर हो गया ना, एक तरीके का रैंसमवेयर अटैक होता है, सब क्या होता है, एक तरीके का वायरस होता है, बहुत सारा न्यूज़ में पढ़ते होंगे। तो मालवेयर अटैक्स तो हर दिन होते रहता है कंप्यूटर्स पे, इंडिया में बहुत बड़े, मतलब इसका तो पूरा रैकेट चल रहा है, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में बहुत बड़े बड़े रैकेट चलते हैं इसके, इवन इंडिया में भी बहुत चलता है। तो अगर कोई ऐसा इंट्रोड्यूस करता है, या काउजेस टू बी इंट्रोड्यूस, या कि कहीं ना कहीं वो रीजन कर रहा है, या वो ट्राई है, या फिर वो रीजन बना आपके सिस्टम में बग या कंप्यूटर कंटामिनेंट या कंप्यूटर वायरस के इंट्रोडक्शन का, तो भी डैमेज हुआ आपको। या फिर डैमेज हो चुका है, काउज टू बी डैमेज, मतलब ओवरऑल डैमेज, इन सब चीज़ों को अगर बोल दें तो क्या हो गया, डैमेज हो गया। या फिर किसी भी तरीके का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, उसमें अगर किसी भी तरीके का अगर आपका डिस्ट्रप्शंस आता है, या काउज टू बी डिस्ट्रप्शंस आता है, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से डैमेज होगा आपका। या फिर आपके जो भी सर्विसेज हैं, या फिर जिसने भी आपकी सर्विसेज को ऑथोराइज करने का आपने जिसे पावर दे रखा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ ईमेल बॉम्बिंग्स, बिकॉज ऑफ एनी कंटामिनेंट आपके कंप्यूटर में आ गया, तो भी क्या हो गया, आपको डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, डिस्ट्रप्शंस हुआ, आपके फंक्शनिंग में डिस्ट्रप्शंस हुआ, आपके कंप्यूटर सर्विस में डिस्ट्रप्शंस हुआ। ये सबके सेक्शन 43 में क्या हुआ, कवर किया हुआ है।
इसके अलावा या फिर कोई आपके सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर पा रहा पर उसने हेल्प करी। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम, देखो कई बार एप्लीकेशंस भी बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में गूगल क्रोम का यूज करके किसी ने आपके सिस्टम को हैक करा, तो गूगल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस इज वॉट द सिस्टम इज, दिस इज वॉट द कॉन्सेप्ट इज, क्योंकि उसका हेल्प करके आपके सिस्टम में यूज करा गया है। तो इसीलिए जो लायबिलिटीज़ बहुत मैटर करती हैं, इसीलिए जो जितने भी ये सब सिस्टम से नेटवर्क हैं वो सबको बाद में लाया जाता है कोर्ट में कि आप किस तरीके का सिस्टम सेटअप कर रहे हो, किस तरीके का आपका मैकेनिज्म, कैसा सॉफ्टवेयर है आपका, कि आपके एक सिस्टम का यूज़ करके कोई भी वर्क डाल दे रहा है, कंटामिनेंट डाल दे रहा है और फिर वो एक्सेस कर ले रहा है अनऑथोराइज्ड। इसीलिए फिर जो भी कंपनीज़ हैं, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, मोबाइल कंपनीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बाद में क्वेश्चन खड़ा करती हैं इनके ऊपर, उनके ऊपर भी वो भी मतलब कहीं ना कहीं डार्क उसके अंदर में आ जाते हैं कि आपका भी कोई ना कोई रोल है। जो हम पढ़ेंगे वोडाफोन का, जब हम केस पढ़ेंगे संजय धांधे वाला, उसमें यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि वोडाफोन का भी रोल है। फिर चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड ऑफ बाय ए पर्सन और द अकाउंट टू द अनदर पर्सन बाय टैम्परिंग विथ और मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ये सब आपको पता है कि मैनिपुलेशन ऑफ योर डेटा by using any computer system, computer network, computer contaminate is what the damage is what causing damage to the system। समझ रहे हो आप? अगर डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट कर देता है या अल्टर करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि आपके सिस्टम के किसी फाइल में आपने कुछ सेव कर रखा है, बाद में पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है, किसी और सिस्टम में चला गया, किसी और फाइल में चलेगी। कैसे चली गई? किसी ने अल्टर करा, किसी ने ट्राई करा अल्टर करने का आपके डेटा को, समझ रहे हो? या फिर किसी ने चोरी करने का ट्राई करा, या किसी ने छुपाने का ट्राई करा, या डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करा, या फिर कोई रीज़न बनता है ये सब चीज़ों का, वो सबका सब डैमेज होता है। ठीक है, उन सब से जो भी डैमेजेस होगा उसके लिए आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको इसके ऊपर प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको तो सज़ा मिलेगी ही, कंपनसेशन, और आपको क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन दिया जाएगा। समझ रहे? सेक्शन 43 के अंदर ये सारे डैमेजेज हैं। इन्हीं सबसे डिस्प्यूट अराइज होता है, फिर आप कहाँ जाते हो? आप पहले ट्राइब्यूनल्स और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सेक्शन 57 और सेक्शन 46 ऑफ IT एक्ट। गॉट इट? अब कंप्यूटर कंटामिनेंट का डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बोला, कुछ भी हो सकता है, एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है या कोई भी ऐसा कंप्यूटर बग हो सकता है जो आपके डेटा को मॉडिफाई कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, रिकॉर्ड को चेंज कर दे, डेटा का ट्रांसमिशन कर दे, प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है उसको चेंज कर दे, या फिर कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन है कंप्यूटर सिस्टम का वो उसको रोक दे। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी देर के लिए आपका कंप्यूटर सिस्टम एकदम से बंद हो गया, ब्लैंक हो गया, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आप कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे थे अपने सिस्टम में और अचानक से बंद हो जाए और सारे के सारे ट्रांजैक्शन किसी और सिस्टम में चले जाएं, किसी और नेटवर्क में हो जाए, तो क्या हो गया? एक तरीके से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस था वो कंप्यूटर कंटामिनेंट हो गया। और वायरस तो डायरेक्ट वायरस है, वायरस का तो डायरेक्ट वायरस ही बोला जाता है उसको, कि वो क्या एक तरीके का मालवेयर था, रनसमवेयर है, बहुत सारे वायरसेस थे। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ सम ऑफ द वायरसेस, कॉमन वायरसेस। यूपीएससी के टाइम्स में ये सब इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है आजकल साइबर क्राइम्स में, तो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ ऑल द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वायरसेज, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेली न्यूज़पेपर PDF डिस्कशन, जिसका लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में पिंड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। सुबह सुबह न्यूज़पेपर मिल जाएगा आपको, और जितने भी हाईलाइटेड पार्ट्स हैं वो भी दे दूंगा मैं यहाँ पर, और इस वीडियो का PDF भी आपको वहीं मिलेगा जो एग्जाम के समय आपको काम करेगा काफ़ी। फिर आप लोग यूपीएससी स्क्रीनशॉट को भी फॉलो करिए ट्विटर पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, मैं खुद कह रहा हूँ आपको, बिकॉज यू कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस ओनली प्रोफाइल। आपको बहुत सारा चीज़ें मिल जाएगा। PIB सबको फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से दे दूँगा, बिकॉज आई एम फॉलोइंग ऑल द थिंग्स एंड आई एम गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा बाद में आगे। ठीक है, ज्वाइन करिए, सबका इंपॉर्टेंट लिंक आपको दिया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फिलहाल। ठीक है, अब कंप्यूटर डेटाबेस जैसे मैंने आपको बता दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉलेज, पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन, देखिए फॉर्मलाइज्ड मैनर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर को आप फॉर्मलाइज्ड मैनर में ही बनाओगे ना, ऐसे तो नहीं इनफॉर्मल तरीके में बना दिए, एक ईंट वहाँ जोड़ दिए, दूसरा ईंट वहीं जोड़ दिए, कहीं और जोड़ दिए, तो इन्फॉर्मेशन एक ईंट हो गई, उसको आपने नीचे ग्राउंड लेवल पर बना दिया, डेटा तैयार कर लिया कि यार कैसे कैसे करने हैं, इतने ईंट चाहिए, इतने बालू चाहिए, इतना रेत चाहिए, इतने ये चाहिए, बजरी चाहिए, आपने करके पूरा का पूरा एक डेटा बना लिया, एक डेटा बेस तैयार कर लिया जिसके ऊपर पूरा का पूरा घर बनाओगे। तो कंप्यूटर डेटा बेस का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन टेक्स्ट। किस फॉर्म में? टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो हो सकता है, जो कि प्रिपेयर ही इस तरीके से किया गया है, एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में प्रिपेयर किया गया है, और जिसको कंप्यूटर सिस्टम्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका हेल्प करके आप कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हो? फंक्शन करते हो। कंप्यूटर डेटाबेस का मतलब समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मलाइज्ड मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वायरस मैंने आपको बता दिया, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है। देखिए कंप्यूटर वायरस ज़्यादा बड़ा टर्म है, कंप्यूटर कंटामिनेंट्स है बहुत ही बड़ा टर्म है। कंप्यूटर कंटामिनेंट में तो बग वगैरह आते हैं, कंप्यूटर वायरस में रैंसमवेयर अटैक हो सकता है, मालवेयर अटैक्स हो सकता है, जिसका पर्पस अलग है, कोई रैंसम के लिए है, कोई मालवेयर के लिए, कोई फंक्शनिंग के लिए, कोई चीटिंग के लिए, कोई फ्रॉड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, डैमेज आपको पता है, डिस्ट्रॉय, अल्टर, डिलीट, ऐड, मॉडिफाई
और रीअरेंज एनी कंप्यूटर रिसोर्स बाई एनी मीन्स में आपको पता है मैंने क्या क्या बताया आपको अभी। अ कंप्यूटर सोर्स कोड मीन्स द लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर सोर्स कोड मतलब सारी चीज़ें आ गया, आपकी आईपी एड्रेस आ गया, आपका एक तरीके का प्रोग्राम आ गया, आपका कमांड आ गया, आपका डिज़ाइन आ गया, लेआउट आ गया, प्रोग्राम एनालिसिस आ गया, सारा का सारा किस में आता है, कंप्यूटर सोर्स कोड में आता है। 43 ये क्या कहता है सेक्शन, कहता है कि कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। अगर आप डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी बात हम वोडाफोन वाले केस में करेंगे अभी तुरंत, तो कंपनसेशन दिया जाएगा आपके फेलियर का। और 44 में क्या कहता है, पेनाल्टी, अगर आप इन्फॉर्मेशन और रिटर्न को क्या करते हो, फर्निश नहीं कर पाते हो, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो। अगर आप नहीं कर पाए प्रोटेक्ट तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई और आप नहीं दे पा रहे हो, तब भी आपको वो सेक्शन 44 में क्या लगेगा, एक तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपको कंपनसेशन बाद में जिनका डैमेज हो उनको देना पड़ेगा। ये 2-3 केसेस सेक्शंस हो गए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज का। जैसे मैंने आपसे बोला कि 2 केस लॉज आज पढ़ेंगे, केस लॉ अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। आज देखते हैं संजय धांधे वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक और वोडाफोन का केस पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था, फैक्ट्स क्या था, जजमेंट क्या था। बहुत आसान केस है, कुछ है नहीं, राइट, बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ मैं आपको, याद रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पीपीटी में लिखा नहीं है मैंने, पर आपको याद हो जाएगा 1 मिनट में। देखिए, संजय गोविंद धांधे और आईसीआईसीआई बैंक और वोडाफोन इंडिया का केस क्या कहता है, 2013 का केस है। ये 4 दिन के अंदर पूरा का पूरा केस हो गया था, पूरा का पूरा खेल हुआ था। संजय धांधे बहुत अच्छे आईआईटी प्रोफेसर थे और बाद में नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया में भी थे, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया में भी अच्छे खासे पोस्ट पे थे। हुआ क्या था कि इनका फ़ोन जो था, जिसमें वोडाफोन का सिम चलाते थे और आईसीआईसीआई बैंक में इनका अकाउंट था, समझ रहे हो। 6 सितंबर को इनका फ़ोन ख़राब होता है 2013 में, और 6 सितंबर की शाम में इन्होंने भेजा अपने सर्वेंट को कि जाकर पता करके आओ क्या प्रॉब्लम है। तो पता करके आया और 7 सितंबर को इन्होंने नया सिम, मतलब 7 सितंबर और 8 सितंबर, मतलब 6 सितंबर को भेजा, 7 सितंबर को इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, और 8 और 9 को क्या था, आपका सिस्टम क्या था, मतलब इनका फ़ोन काम नहीं कर रहा था, और 8 और 9 को हॉलीडे था, तो बैंक भी काम नहीं कर रही थी और सिम कंपनियां भी काम नहीं कर रही थी ढंग से। फिर 10 सितंबर को इन्होंने नया सिम लिया, जिसकी शाम तक क्या होती है, स्टार्टिंग हो जाती है। शाम में जैसे ही इनको सिम स्टार्ट हुआ, मतलब इसी सिम को इन्होंने नया स्टार्ट करा, रीस्टार्ट करा, तो इनको बहुत सारे मैसेजेस आ गए कि आपके अकाउंट से लगभग 19 लाख का क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। अब इनका फ़ोन ख़राब था, इनको मैसेज मिल नहीं रहा था, और जब इनको मैसेज मिलना स्टार्ट हुआ तो धड़ाधड़ बहुत सारे मैसेज आए कि 19 लाख का टोटल ट्रांजैक्शन हो गया। हवा गुम भाई, इनकी तो दिमाग ख़राब हो गया। किसी भी एक इंसान का 19 लाख रुपया ट्रांजैक्शन कर लिया जाए तो कितनी बड़ी बात है। अब ये पहुँचे भाई वोडाफोन के पास कि ऐसा क्या हुआ, तो वोडाफोन ने कहा कि मुझे नहीं पता, अगर ऐसे बोलें। फिर आईसीआईसीआई बैंक में गए कि आपने कैसे कर दिया ट्रांजैक्शंस। खेल क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। इनके अकाउंट से अनऑथोराइज्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुआ, मतलब इनके डेटा की चोरी हुई, ट्रांजैक्शंस हुआ। सेक्शन 43 लगेगा कि नहीं लगेगा, आप खुद बताओ। इनके डेटा को चेंज किया गया ना, कि इसमें पर्सनल डेटा भी है, सेंसिटिव डेटा भी था, क्योंकि इनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया होता बैंक्स को, किसी ने उसका यूज़ करा और इनके पैसे को ट्रांजैक्शंस करा, तो डैमेज तो इनको हुई है, डेफिनेटली सेक्शन 43 लगेगा यहाँ पर। और केसेस क्या थे वो समझते हैं। फैक्ट्स तो इतना ही था। जब ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास गया था ये केस, तो इसमें हुआ क्या था कि वोडाफोन का वोडाफोन की क्या क्या प्रॉब्लम्स थे वो माना गया कि वोडाफोन ने क्या करा, बिना क्रॉस चेक करे, बिना क्रॉस एग्जामिन करे, एक नया और डुप्लीकेट सिम कार्ड सेम नंबर से इशू कर दिया था किसी व्यक्ति को। ये वोडाफोन की गलती थी, आपने क्रॉस एग्जामिन नहीं करा, इनका फ़ोन ख़राब था, क्रॉस एग्जामिन नहीं करा, और इन्होंने मिली भगत के साथ क्या कर दिया कि अपना एक डुप्लीकेट सिम कार्ड इशू कर दिया। ऐसा ही जब आप केस में पढ़ोगे तो उसमें एक केस का रेफरेंस दिया, अभिषेक गोयंका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जब भी आप नया सिम कार्ड इशू करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें होता क्या है ना कि पर्सनल और सेंसिटिव डेटा बहुत ज़्यादा होता है। आप तो आधार हो गया ना, पहले तो ऐसा था कि आप कुछ अपना ID कार्ड वगैरह देते हो, फिर अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हो, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया की, आईसीआईसीआई बैंक की क्या गलती थी वो बात की फाइंड आउट किया गया कि आईसीआईसीआई बैंक ने ये नहीं देखा कि जिस व्यक्ति के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका अनयूजुअल ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है, उसका एक पैटर्न है कि कुछ पैसे वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, मान लीजिए 5 लाख, 2 लाख, 2,000, 10,000 का ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और अचानक से 19 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मैंने एक बार भी क्रॉस एग्जामिन नहीं करा, क्रॉस चेक नहीं करा, और ओटीपी पे ओटीपी भेजते चले गए आप। और उनके पास सिम था, जिसने लिया था फ्रॉडस्टर्स, उनके पास तो सिम था ही रजिस्टर्ड, नया डुप्लीकेट, उसके पास ओटीपी जा रहा था, ट्रांजैक्शन होते जा रहा था। इसने आईसीआईसीआई की गलती फाइंड आउट करी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कि आपने क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं करा, पहली चीज़, और आपने केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो क्यों नहीं करा ढंग से, जबकि आरबीआई कहता है कि केवाईसी नॉर्म्स को ढंग से फॉलो करना है, आपने फॉलो नहीं करा। फॉरेन आईपी एड्रेस था, फिर भी आपने नहीं देखा, फॉरेन के आईपी एड्रेस से ट्रांजैक्शन हो रहा था, फिर भी आपने एक बार भी क्रॉस एग्जामिन करने का ट्राई नहीं किया। इसके अलावा जब इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो भी इन्होंने नहीं दिया था एटीएम का और अपने बैंक्स का,
ठीक है। इसके अलावा फास्ट विड्रॉल हुआ, इसके बारे में भी, ट्रांजेक्शन्स के बारे में इन्होंने ट्राई नहीं करा। इनके अंदर जो फिनेंशियल फ्रॉड असेसमेंट होती है हर बैंक के अंदर, उसमें भी इन्होंने लेग्जिटी दिखाई, बिल्कुल नहीं करेज शो करा कि हम जल्दी से इसको ट्राई करते हैं कि इंटरनल असेसमेंट किया जाके आखिर क्या प्रॉब्लम है। और एक बोगस अकाउंट क्रिएट किया आपने, मतलब आईसीआईसीआई बहुत सारे बोगस अकाउंट्स को क्रिएट करने में माहिर है। ऐसा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का माना गया कि अगर कोई इंसान इतनी आसानी से आपके अकाउंट, आपके बैंक में बोगस अकाउंट मतलब फेक अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो कभी कोई भी कर सकता है। सो देयर वर सर्टेन मतलब consequences of all these laxity being shown by what ICICI बैंक। तो ICICI बैंक की बहुत बड़ी गलती फाइंड आउट करी गई यहाँ पर। और एक इमोशनल लेटर भी लिखा गया था जो हमारे संजय धांधे हैं उन्होंने, कि मैं इतना बड़ा मैं इतना सीरियस लेवल पे जॉब कर चुका हूँ यहाँ पे, एंड प्लीज़ मतलब एज अ काइंड ऑफ पर्सन आप मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट कर, बिकॉज आई हैव डन समथिंग फॉर द कंट्री एज वेल। थोड़ा सा मतलब इन्होंने इमोशनल लेटर लिखा था MD एंड CEO जो आपके सुनंदा कोचर हैं। इनका तो अगर आप हर दिन मतलब अगर जब भी आप लिख दो, मतलब अगर आप गूगल करो ना तो ICICI बैंक से लेकर मतलब कोचर साहब से तो इतने सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। शायद 1-2 साल पहले ऐसा था कि एक दिन भी ऐसा नहीं आता था कि इनका कोई ना कोई रिलेटेड केस आता ना हो पेपर में। इतनी बड़ी इनकी फॉल्ट्स थी ICICI बैंक को, बहुत डैमेज पहुंचाया इन्होंने जब वो MD और CEO थी इस बैंक की। तो ये प्रॉब्लम था। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने माना कि बिल्कुल बोगस अकाउंट्स क्रिएट हुआ, आपकी गलती है, दोनों की गलती मानी गई। और सिंपल था, बिल्कुल केस में कुछ सर दम नहीं था, सिंपल केस था। बाद में दोनों के ऊपर कंपनसेशन फाइल जो वो था डैमेज था वो मतलब क्या कह इम्पोज किया गया, और इनको जो आपका संजय गोविंद धांधे उनको कंपनसेशन मिल गया था। तो प्रॉब्लम समझ रहे हो आप क्या है? सेक्शन 43 के अंदर उनके डेटा को एक तो अल्टर किया गया, मॉडिफाई किया गया, और उसमें जो भी काउज हुआ और काउज टू बी इंट्रोड्यूस्ड कौन हुआ? वोडाफोन हुआ ना। आपने मतलब आपने कहीं से भी ये नहीं दिखाया क्रॉस एग्जामिन करने की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि विषय गोयंका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्सनल डेटा और सेंसिटिव डेटा को क्या करोगे, आप बहुत हाईली तरीके से हैंडल करोगे। ये नहीं करा इन्होंने, तो वोडाफोन की गलती पाई गई, और ICICI बैंक की तो गलती साफ आपको भी पता चल रही हो कि क्या है। तो इस वजह से दोनों के ऊपर कंपनसेशन ठोका गया, बाद में इनको दिया गया, काफ़ी अच्छा कंपनसेशन मिला भी था। सो उसके बाद ही जो ICICI बैंक और वोडाफोन और ये सब चीज़ें हैं ना, कंपनियां बहुत हद तक गवर्नमेंट को करने लगे कि कुछ चीज़ें मैंडेटरी करिए। बाद में आधार का ऑथेंटिकेशन आया, ये सब चीज़ें आई। ठीक है, अब बोगस अकाउंट क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं है बैंक में कि आप जाके बोगस अकाउंट क्रिएट कर लोगे, फेक अकाउंट। अब वहाँ पे आधार कार्ड का बहुत बड़ा रोल प्ले हो गया है। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस पढ़ेंगे विनोद कौशिक वर्सेस माधविका जोशी। बड़ा सा सिंपल केस है, कुछ है नहीं इसमें, आसानी से समझ जाएंगे। इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। 43 कहता है डैमेज होना अगर आपको डेटा की चोरी हुई है। माधविका जोशी ने क्या करा? माधविका जोशी वाइफ हैं विनोद कौशिक की, विनोद कौशिक। इन्होंने क्या करा? विनोद कौशिक के और इनके पिताजी का मतलब अपने ससुर साहब के ईमेल चैट्स को क्या करा इन्होंने, हैक मतलब वो फाइंड आउट करा, फ़ोन से ले लिया, और अपने पर्सनल मतलब किस यूज़ के लिए करा वो मैं आपको बताता हूँ, किस बेनिफिट के लिए। तो माधविका जोशी ने इनके चैट्स को क्या कर लिया, अल्टर कर लिया, मतलब मॉडिफाई नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलते हैं, स्टील कर लिया, चोरी कर लिया, मान लीजिए वहाँ से। सेक्शन 43 में है ना भी बर्ड यूज, स्टील कर लिया। अब माधविका जोशी ने कर लिया, तो इनके जो विनोद कौशिक और इनके जो मतलब ससुर साहब हैं दोनों, इन्होंने क्या करा कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को बोला। बाद में केस कोर्ट में आई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग कर नहीं रहा था उस टाइम पे, तो दिल्ली हाई कोर्ट में आया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्या रीज़न है, तो बताया गया कि हमें डैमेज हुआ है। अब डैमेज हुआ विनोद कौशिक के बाद तो सच है ना भाई, क्योंकि किसी ने उनके डेटा को चोरी कर लिया, किसी ने उनके चैट्स को उसमें से क्या कर लिया, निकाल लिया, तो डैमेज तो हुआ है। पर सिर्फ डैमेज होना इंपॉर्टेंट है क्या? डैमेज, मैंने आपको बोला था डैमेज होने का रीज़न क्या था, क्या डैमेज हुआ है, अनफोर्सीन एडवांटेज कितना हुआ है, वो बोला था ना, फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर करेंगे। सेक्शन 47 याद करिए, हाँ सेक्शन 47 में क्या हुआ था, जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ट्राई करता है तो क्या क्या चीज़ों को फैक्टर्स इन माइंड करता है। वो मैंने आपको बोला था कि कितना अनफोर्सीन एडवांटेज लिया गया है और कितना लॉस हुआ है, ये दो चीज़ें देखते हैं। अब देखिए एडवांटेज क्या हुआ माधविका जोशी को लेने का, वो बात करेंगे, लॉस क्या हुआ वो बात करते हैं। हुआ क्या, इतनी चीज़ समझ में आ गया। अब इसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने बोला कि आपको डैमेज कहाँ हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरे किसी रिलेटिव का इतना बैंक में लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सीनियर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बाद में अपीलेट ट्राइब्यूनल ये जो दिल्ली हाईकोर्ट था उसने साफ साफ मना कर दिया। क्यों मना करा? ऐसा बोला गया कि माधविका जोशी जो हैं उन्होंने चैट्स का यूज अपने ही केस के लिए यूज़ करा। मतलब सेक्शन 498A ऑफ IPC, मतलब जो क्रूएल्टी से डील करता है, अगर आपका पति और आपके पति का कोई रिलेटिव आपके साथ क्रूएल्टी करता है, तो इसका केस इन्होंने फाइल कर रखा था पहले से कोर्ट में, माधविका जोशी ने।
तो इनके ऊपर मतलब ये अपने पति और अपने ससुर के ऊपर क्रूएल्टी का केस ऑलरेडी चला रही थी। तो इसी केस को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने क्या करा था, चैट को निकाला था वहाँ से। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला कि इन्होंने कोई ऐसा अनफोर्सीन एडवांटेज नहीं यूज करा, सी यूज्ड ओनली फॉर हर बेनिफिट, फॉर व्हाट, केस को मजबूत करने के लिए। और ये कहीं से गलत नहीं है। अगर केस को यूज करने के लिए कोई अगर इस तरीके का एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, विटनेस ला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको भी पता है यार, कोई भी आपको अगर कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आप दोगे कोर्ट में, क्योंकि आपको अपना केस स्ट्रेंथन करना है। पर इसी को डैमेज नहीं कंसिडर किया गया कि आपको किसी भी तरीके का डैमेज नहीं हुआ। सी ऑनली डिड टू स्ट्रेंथन हर केस, एंड आपको डैमेज इतना हुआ कि आपका केस वीक पड़ गया कोर्ट में। तो दोनों ही जगह पे, चाहे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बात करें बेंगलुरु मुंबई में, या फिर उसको बात करें दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, दोनों में यही बात हुई थी। मतलब सॉरी, दिल्ली वाले ही केस में, दोनों दिल्ली में, कि आपको केस का कुछ लॉस नहीं हुआ, उनको केस का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हुआ क्या कि 498 आईपीसी के अंदर जो इन्होंने केस कर रखा था आपके ऊपर, वो केस इनका स्ट्रांग हो गया कि आपके चैट्स पढ़ रखे, आपके ईमेल में पढ़ रखा इन्होंने। और कोई भी ऐसा जो आप कह रहे हो ना कि आपके भाई को इतना डैमेज हो गया, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, इन्होंने कहीं से भी पुलिस को और कोर्ट के अलावा कोई भी ऐसा पर्सनल यूज नहीं किया इन्होंने। सी यूज्ड ओनली व्हाट, पुलिस को दिया इन्होंने, कोर्ट में दिया इन्होंने, ना तो आपका इमेज में लाइन किया इन्होंने, ना ही आपका कोई बिजनेस में लॉस कराया इन्होंने आपके चैट्स वगैरह को लेकर। तो दोनों जगह ये बात करी गई कि सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि डैमेज हो गया क्योंकि किसी ने आपके डेटा को चोरी कर लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। आपको बताना पड़ेगा डैमेज क्या हुआ है और सामने वाले को प्रॉफिट क्या हुआ है। तो दोनों में ये पाएगा कि प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ उनको, ना ही आपको डैमेज हुआ। उनको सिर्फ इतना फायदा हुआ कि उन्होंने अपने केस को स्ट्रेंथन कर लिया, जो कि वो कर सकती हैं। तो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का लिखा हुआ है, नीचे वाला मतलब आपका दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था। दोनों में यही बोला था कि ऐसे कंप्लेंट्स और ऐसे एक्शन क्या होंगे, फाइल्ड मैलियसली, इसको सीधे सीधे से फाउंड किया गया कि गलत है। ठीक है, कहीं से भी ऐसा कुछ भी वैलिडेट करने के पर्पस यूज किया गया तो वो गलत नहीं है। ठीक है, ये दो केसेस थे, कुछ ऐसा खास था नहीं इसमें। जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया। एक केस बच गया एसबीआई बैंक वाला, जो वो अपन बात कर लेंगे बाद में, नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लव द कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू।